ओके गाइस, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कौन से क्लॉजेस रिवाइज कर रहे हैं? क्लॉज नंबर 9 सबसे पहले रिवाइज करेंगे। क्लॉज नंबर 9 बोलता है कि भाई अगर आप सीए इन प्रैक्टिस हैं, आपको गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लिया जाएगा। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं अपना अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ अ पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, हाँ जी, ऑडिटर ऑफ अ व्हाट कंपनी, और आप असरटेन नहीं करते हैं विदाउट असरटेनिंग द कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 139 140 रेड विद सेक्शन कौन सा बोलोगे? रेड विद सेक्शन 141। ओके, तो अगर आप एक सीए इन प्रैक्टिस हैं और आप एक्सेप्ट कर लेते हैं अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ अ कंपनी विदाउट फर्स्ट असरटेनिंग दैट रिक्वायरमेंट ऑफ 139 140 एंड रेड विद 141 आर कंप्लाइड विद, तो आप लोगों को गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लिया जाएगा। हमारे रैप में क्या आता था? कंप्लाइंस तो तू भूल गया। तो अगर भाई कंप्लाइंस भूल गए, कंप्लाइंस असरटेन करना भूल गए, गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। लीजिए, क्या आप मैनेजमेंट के कंप्लाइंस सर्टिफिकेट पर रिलाई कर सकते हैं? नो। कनेक्ट कर लो। ऐसे 580 पढ़ा है आप लोगों ने। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑडिट एविडेंस तो होती हैं, लेकिन क्या सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होती हैं? नो। आप सिर्फ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे अपना ऑडिट ओपिनियन दे सकते हो? नो। अच्छा जी, ऑडिटर को क्या रेलेवेंट रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करना चाहिए? यस, बिल्कुल। और अगर कंपनी प्रिवेंट कर रही है तो भाई आपको ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। नाउ चलिए कुछ रेलेवेंट प्रोविजन की बात करते हैं ऑडिटर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। नंबर 1, फर्स्ट ऑडिटर जो है वो कब अपॉइंट होता है? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। ऑडिटर चेक करेगा भाई, अगर मैं फर्स्ट ऑडिटर हूं तो मेरी अपॉइंटमेंट इस क्लॉज के हिसाब से हो जानी चाहिए, यानी 30 डेज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मुझे अपॉइंट किया हो, रेजोल्यूशन पास कर दिया हो। अच्छा जी, फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने में बीओडी अगर फेल हो जाते हैं तो हम लोग क्या चेक करेंगे भाई? फिर उसके बाद जनरल मीटिंग में अपॉइंटमेंट होनी थी, जनरल मीटिंग का नोटिस जो है वो पास हुआ हो। हाँ जी, जनरल मीटिंग का नोटिस जो है वो पास हुआ हो और उसके अंदर जो है रेजोल्यूशन भी पास हुआ हो। जनरल मीटिंग का नोटिस जो है वो गया हो और उसके अंदर रेजोल्यूशन भी जो है वो पास हुआ हो। सीए का है मोटा पेट, कैजुअल वैकेंसी 139 सबसेक्शन 8। तो अगर कैजुअल वैकेंसी है, बीओडी के पास पावर होती है, चेक कर लो बीओडी के पास पावर है या नहीं, और बीओडी ने प्रॉपर रेजोल्यूशन पास करके जो है आपको अपॉइंट किया है या नहीं। राइट। अच्छा जी, याद रखिए अगर वैकेंसी रेजिग्नेशन की वजह से आती है तो बेटा बीओडी के अपॉइंट करने के बाद भी जो है वो जनरल मीटिंग में अप्रूवल लेना होता है विद इन 3 मंथ्स। तो आप लोग चेक कर लेंगे उस जनरल मीटिंग का नोटिस गया हो और उस जनरल मीटिंग में वो रेजोल्यूशन पास हुआ हो आपकी अपॉइंटमेंट को अप्रूव करने वाला। अच्छा जी, अगर कोई ऑडिटर एक्सेप्ट नहीं करता है अपॉइंटमेंट को तो याद रखिए वो कैजुअल वैकेंसी नहीं है, उसे बोर्ड फिल नहीं करेगा। ये माना जाएगा कि कोई ऑडिटर ही अपॉइंट नहीं हुआ। हाँ जी, कोई ऑडिटर ही अपॉइंट नहीं हुआ। तो वेयर एट एन एजीएम नो ऑडिटर इज अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड, द एग्जिस्टिंग ऑडिटर शैल कंटिन्यू टू बी द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। फिर से बोलता हूं, नॉन एक्सेप्टेंस इज नॉट इक्वल टू कैजुअल वैकेंसी, नॉन एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू नॉन अपॉइंटमेंट, एंड इफ नो ऑडिटर इज अपॉइंटेड द रिटायरिंग ऑडिटर विल कंटिन्यू। लीजिए, अच्छा जी, अगर वैकेंसी रिमूवल की वजह से आई है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म ऑफ ऑफिस, तो इनकमिंग ऑडिटर को देखना है कि भाई स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ हो और सीजी का अप्रूवल जो है वो ऑब्टेन हुआ हो। सेक्शन 140 की बात कर रहा हूं। अगर रिमूवल हुआ है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म ऑफ ऑफिस, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ हो और सीजी का अप्रूवल ऑब्टेन किया गया हो। अच्छा जी, वेयर एट एनी एजीएम मीटिंग हमने पढ़ लिया। वैसे कोई भी ऑडिटर अगर अपॉइंट नहीं हुआ तो एग्जिस्टिंग वाला ही जो है वो क्या करेगा? कंटिन्यू करेगा। अच्छा जी, मीटिंग एडजर्न हो गई है तो रिटायरिंग ऑडिटर जो है वो कंटिन्यू करेगा। कब तक रिटायरिंग ऑडिटर कंटिन्यू करेगा? टिल टिल द एडजर्न मीटिंग इज हेल्ड एंड बिजनेस लिस्टेड इन द एजेंडा ऑफ द मीटिंग इज कंक्लूडेड। यानी जब तक मीटिंग कंक्लूड नहीं हो जाती तब तक जो है वो आपका रिटायरिंग ऑडिटर जो है वो क्या करता रहेगा? वो आपका रिटायरिंग ऑडिटर ही कंटिन्यू करेगा। अच्छा जी, अगर न्यू ऑडिटर अपॉइंट हो गया है ओरिजिनल मीटिंग में, तो भाई वो तभी से जो है वो काम करना शुरू करेगा जब तक क्या हो जाएगा? ओनली आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द सच एडजर्न मीटिंग। याद रखेंगे इस बात को? बोलिए हाँ, कहना बोल दो। यस सर। यानी न्यू ऑडिटर के अपॉइंट होने के बाद भी भाई वो काम तभी करेगा जब हमारी वो एडजर्न मीटिंग जो है वो क्या हो जाएगी? कंक्लूड हो जाएगी। अच्छा जी, इधर देखिए, ये हमारा डीपीक्यू था। ऑ एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अपॉइंट किया गया था, मैं भी चल दूंगा साथ में, अपॉइंट किया गया था एज ऑडिटर ऑफ वाओ लिमिटेड। अच्छा, उन्होंने जो है वो डिक्लाइन कर दिया अपॉइंटमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट कर दिया जीडीसी को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने किसको अपॉइंट कर दिया? जीडीसी को। ओके, उसके बाद ऑ की जगह पे जीडीसी को अपॉइंट कर दिया। मुझे बताइए, जीडीसी अगर ये एक्सेप्ट कर लेती है तो क्या वैलिड होगा उनका एक्सेप्टेंस? नहीं। वाई? भाई सिंपल सी बात है, अगर आपने किसी को अपॉइंट किया और उसने वो एक्सेप्ट ही नहीं किया तो ये फिर कैजुअल वैकेंसी का केस नहीं है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिल कर दे।
ये किसका केस है? ये नॉन अपॉइंटमेंट का केस है और नॉन अपॉइंटमेंट में जो पुराना ऑडिटर था वो ही कंटिन्यू जो है वो करने वाला है। इज दैट क्लियर? बोलिए। तो यहां पे जो है ऑ एंड कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं किया, जीडीसी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा की गई अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, तो जीडीसी को मानेंगे नॉन कंप्लाइंस है किसकी, कम ऑन, नॉन कंप्लाइंस है किसकी, क्लॉज 9 की, एंड देयरफॉर दे विल बी हेल्ड एज गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। डन। आइए जी। नाउ अच्छा, 140 की कंप्लाइंस है या नहीं, 140 की कंप्लाइंस है या नहीं, ये चेक करने के लिए आप लोग क्या करने वाले हैं। देखिए 140 काम कैसे करता है। 140 में जब हम लोग ऑडिटर को रिमूव करके किसी और को रखने की बात करते हैं तो पहले मेंबर्स की तरफ से एक स्पेशल नोटिस जाता है कंपनी को। कंपनी का काम होता है कि वो उसकी कॉपी बाकी मेंबर्स को भेजे, रिटायरिंग ऑडिटर को भेजे, रिटायरिंग ऑडिटर रिप्रेजेंटेशन देता है और रिप्रेजेंटेशन पहुंचाना भी कंपनी का काम होता है, और रिप्रेजेंटेशन को मीटिंग में कंसिडर किया जाए ये भी ऑडिटर के पास जो है वो राइट होता है। बस यही सारी चीजें आपने चेक करनी है कि भाई मेंबर्स ने स्पेशल रेजोल्यूशन जो नोटिस है वो विद इन द रेलेवेंट टाइम फ्रेम भेज दिया हो, 3 months to 14 days एक्सक्लूडिंग द डे ऑन द विच द नोटिस इज गिवन एंड द डे ऑन विच द मीटिंग इज हेल्ड। राइट, तो आपने 3 months to 14 days वाले पीरियड में वो सेंड कर दिया हो। अब इनकमिंग ऑडिटर वो कॉपी ले लेगा उसकी, फिर स्पेशल नोटिस सारे मेंबर्स के पास जाना चाहिए एटलीस्ट 7 days बिफोर द जनरल मीटिंग। इनकमिंग ऑडिटर चेक कर लेगा। स्पेशल नोटिस रिटायरिंग ऑडिटर के पास भी जाना चाहिए, इनकमिंग ऑडिटर वो भी चेक कर लेगा। रिप्रेजेंटेशन रिसीव हुई है तो मेंबर्स के पास जानी चाहिए, इनकमिंग ऑडिटर ये भी चेक करेगा। और रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन जनरल मीटिंग पे कंसिडर हुई है नहीं हुई है, इनकमिंग ऑडिटर ये भी चेक करेगा। एंड फाइनली जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन जो है वो वैलिडली पास हुआ है या नहीं हुआ है, जो स्पेशल नोटिस में लिखा हुआ था, इनकमिंग ऑडिटर ये भी चेक कर लेगा। नाउ इनकमिंग ऑडिटर अगर सेटिस्फाइड है कि 139 140 कंप्लाई है तो फिर वो क्लॉज 8 वाली में, क्लॉज 8 में अपने आप को गिरने से बचाएगा और आउटगोइंग ऑडिटर से इन राइटिंग कम्युनिकेट कर लेगा बाय फॉलोइंग द गाइडलाइंस गिवन बाय द काउंसिल। अच्छा जी। अनजस्टिफाइड रिमूवल ऑफ ऑडिटर, हमने बात करी गाइडलाइंस ऑफ ईएसबी की। ईएसबी क्या है? एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड। ये सेफगार्ड करता है ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को, और इन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी हैं इन्हीं चीजों को लेके कि भाई ऑडिटर को रिमूव किया जा रहा हो तो क्या क्या करना चाहिए। साथ में जरा पढ़िएगा। ऑडिटर को कम्युनिकेट करना चाहिए रेजिग्नेशन बोर्ड को, समझ आता है कंपनीज एक्ट में लिखा है। अगर प्रोफेशनल रीजन है तो वो नोटिफाई करेगा बोर्ड को भी और इंस्टीट्यूट को भी, और इनकमिंग ऑडिटर जो है इस कम्युनिकेशन को जरूर रिव्यू करेगा बिफोर एक्सेप्टिंग द अपॉइंटमेंट। फिर से बोलता हूं, एक ऑडिटर अपना रेजिग्नेशन जो है वो कम्युनिकेट करता है और रीजन कम्युनिकेट करता है बोर्ड को। प्रोफेशनल रीजन है तो बोर्ड को तो करना ही करना है और साथ साथ में इंस्टीट्यूट को भी करना है, और इनकमिंग ऑडिटर को भाई इस कम्युनिकेशन को रिव्यू करना है बिफोर एक्सेप्टेंस। अच्छा जी। अगर ऑडिटर अपॉइंट होना चाहता था लेकिन उसे रीअपॉइंट नहीं किया गया तो हमें पता है कि वो रिप्रेजेंटेशन देता है। अब वो जो रिप्रेजेंटेशन की कॉपी है, वो रिप्रेजेंटेशन की कॉपी जो है, हाँ जी, रिप्रेजेंटेशन की कॉपी जो है वो इंस्टीट्यूट के पास भी जानी है, और ये ऑब्लिगेटरी है इनकमिंग ऑडिटर के लिए कि भाई वो एक्सेप्ट करने से पहले इस कॉपी को भी जरूर 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 कंसिडर करे, ऑब्टेन करे कॉपी को और उसे कंसिडर करे। नाउ ये जो दो ऊपर कम्युनिकेशन थे कौन कौन से, प्रोफेशनल रीजन रेजिग्नेशन एंड प्रोफेशनल रीजंस प्लस आपका रिप्रेजेंटेशन, ये दोनों कम्युनिकेशन को ईएसबी रिव्यू कर सकता है और ऑडिटर से और कंपनी से फर्दर इंफॉर्मेशन मांग सकता है। अब चाहे भाई ये गवर्नमेंट कंपनी का केस हो या किसी और कंपनी का केस हो, ये प्रोसीजर जो है हर जगह पे फॉलो किया जाना चाहिए। आ जाइए क्लॉज 10। क्लॉज 10 क्या बोलता है कि भाई आप एक सीए इन प्रैक्टिस हो, यू विल डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ यू चार्ज और ऑफर टू चार्ज। याद रखिएगा, अगर बात भी करी ऑफर टू चार्ज, ये नहीं अरे मैंने तो पैसे लिए नहीं थे मैं तो सिर्फ बात कर रहा था, ऑफर टू चार्ज, एक्सेप्ट और ऑफर टू एक्सेप्ट। अगर याद रखिए ऑफर वर्ड क्या सिग्निफाई कर रहा है, इवन इफ यू अग्रीड तो भी भाई साहब आपको क्या मान लिया जाएगा, गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। इफ यू चार्ज और ऑफर टू चार्ज, एक्सेप्ट और ऑफर टू एक्सेप्ट। हमारी पंचलाइन इसके लिए क्या थी, कंप्लाइंस तो तू भूल गया, प्रॉफिट की पी गया वाइन, यानी भाई प्रॉफिट में हिस्सेदारी लेके क्या पी गया, वाइन। आ जाओ। सो फीस विच आर बेस्ड ऑन, हाँ जी, फीस विच आर बेस्ड ऑन व्हाट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कंटिंजेंट अपॉन फाइंडिंग रिजल्ट ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट। यानी भाई किसी भी तरीके से अगर आपने फीस जो है इन बेसिस पे चार्ज करी है तो यू विल बी हेल्ड एज गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। और इसकी एक्सेप्शन क्या आई है, एक्सेप्शन है अगर हम लोग कोर्ट कोई फीस फिक्स करता है तो मानेंगे नहीं कि वो कंटिजेंट है, बात खत्म, कोर्ट ने फिक्स करी है। फिर रेगुलेशन 192 में आपको गाइडलाइन दी गई है कि कहां कहां पे आप लोग जो है वो एज अ परसेंटेज फीस एक्सेप्ट कर सकते हो। आप लिक्विडेटर हो तो आप परसेंटेज ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट चार्ज कर सकते हो। ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी हो तो आप परसेंटेज ऑफ पेड अप कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस और नेट इनकम और प्रॉफिट्स का फीस जो है वो चार्ज कर सकते हो। आप वैल्यूअर हो
तो आप लोग डायरेक्ट टैक्स के वैल्यूअर हो। डायरेक्ट टैक्सेस लिखा है, याद रखिएगा स्पेसिफिकली। अगर आप डायरेक्ट टैक्सेस और ड्यूटीज में वैल्यूअर हो तो जो भी प्रॉपर्टी आपने वैल्यू की है उसके परसेंटेज चार्ज कर सकते हो। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज जो अलाउ कर रखी है काउंसिल ने, वहां पे आप लोग जो है परसेंटेज बेसिस फीस ले सकते हो, कंटिजेंट अपॉन दी फाइंडिंग और द रिजल्ट ऑफ सच वर्क। फंड रेजिंग एक्टिविटी करा रहे हो, परसेंटेज ऑफ फंड रेज चार्ज कर सकते हो। इसमें भी हमने कुछ और डिटेल्स भी पढ़नी है। लोन दिलवाना फंड रेजिंग में आता है नहीं आता है, वो हम लोग रेलेवेंट पार्ट पे जाके पढ़ लेंगे, डोंट वरी एट ऑल। डेट रिकवरी सर्विसेज दे रहे हो तो भाई डेट रिकवर्ड के बेसिस पे चार्ज कर सकते हो। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज दे रहे हो तो जो भी आपका बेनिफिट डिराइव होगा क्लाइंट को उसके बेसिस पे आप चार्ज कर सकते हो। और भी कुछ सर्विसेज हैं जो जो डिसाइड कर देगा काउंसिल, उस पर भी आप लोग जो है वो चार्ज कर सकते हो। और यहाँ पे काउंसिल ने क्या डिसाइड किया है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एज अ परसेंटेज चार्ज कर सकते हैं। और नॉन एश्योरेंस सर्विसेज अगर नॉन ऑडिट क्लाइंट्स को दी जा रही हैं, नॉन एश्योरेंस सर्विसेज अगर नॉन ऑडिट क्लाइंट्स को दी जा रही हैं तो परसेंटेज फीस जो है वो चार्ज हो सकती है। सीए कुमार वाला केस देख लीजिए, क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर देता हूं। इनकम टैक्स केसेस लड़ रहे हैं, एश्योरेंस सर्विस देते ही नहीं है, और इन्होंने एक कंपनी को बोला कि जो तुम्हारी 10 करोड़ की डिमांड आई है, बेसिकली कंपनी ने अप्रोच किया कि हमारे लिए केस लड़ोगे, इन्होंने बोला बिल्कुल जाएंगे आईटी तक, और इन्होंने बोला फीस चार्ज करूंगा 5 लाख और 10% ऑफ द डिमांड रिड्यूस्ड। तो कुमार साहब ऐसा कर सकते हैं क्या? आंसर इज यस। व्हाई? नो एश्योरेंस सर्विस, ही इज प्रोवाइडिंग अ नॉन एश्योरेंस सर्विस टू अ नॉन ऑडिट क्लाइंट, देयरफॉर ही कैन चार्ज परसेंटेज ऑफ द परसेंटेज फीस डिपेंडेंट अपॉन दी, हाँ जी, डिपेंडेंट अपॉन दी फाइंडिंग्स। डन डन लीजिए। तो हमने बोल दिया था कि भाई कुमार भैया जो है नॉट गिल्टी हैं। ये आपके आईसीए का स्टडी मेटेरियल का क्वेश्चन है, एज वेल एज आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर भी सजेस्टेड आंसर May 24 के अंदर भी आया हुआ है। डन, चलो जी, ऑल द बेस्ट।